दोस्तों कहीं से एक मिसाइल आता है और हॉस्पिटल में गिर जाता है, फिर होता है एक जोरदार धमाका, बूम। और जैसे ही ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में आती है, फिर इंटरनेशनल मीडिया दो गुटों में बढ़ जाता है। कोई कह रहा है ये मिसाइल दुश्मन देश ने गिराया है, कोई कह रहा है ये मिसाइल उसके खुद के देश ने ही खुद के ऊपर गिरा लिया है, यानी कि मिस फायर कर लिया है। पर इसकी सच्चाई क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और इस टॉपिक को सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, जो सपोर्टर हैं अपने अपने सपोर्ट के अकॉर्डिंग भी दो गुटों में बढ़ चुके हैं। तो अब तक आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आप अज्ञानियों को, जी हाँ आप अज्ञानियों को यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करवाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा चैनल का घंटा जो नीचे दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों पहले रसिया यूक्रेन और अब इजराइल और हमास, एक के बाद एक वार स्टार्ट हो चुका है। और ये वार उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि हम सभी ने एक सेफ वर्ल्ड बना लिया है। जबकि आप गहराई से देखेंगे तो हम अभी इस पायदान पे खड़े हैं कि कोई एक पागल नेता अगर किसी भी ग्रेट पावर का लीडर बन जाए और वो एक बटन को सिर्फ क्लिक कर दे तो पूरा देश तबाह हो सकता है। बस देरी है तो वो पागल लीडर के आने की और इस तबाही वाली चाबी के उसके हाथों में जाने की। पर फिलहाल ये तबाही का मोर्चा हमास आतंकवादियों ने संभाल रखा है। पर मेरा एक यहाँ पे सवाल है, क्या इनको आतंकवादी कहना सही होगा? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हमास वाले ने इजराइल के निर्दोष नागरिकों को मारा है, तो जो अगर इजराइल की तरफ से फायरिंग हो रही है, बम्बिंग हो रही है, उसमें भी तो पैलेस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, वो भी मासूम है। तो किसी एक को आतंकवादी कहना और दूसरे को देश का रखवाला कहना कितना सही है? हालांकि यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, और वो मेजर डिफरेंस ये है कि जो एक देश है वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अटैक कर रहा है, वहीं दूसरा देश अपने देश के नागरिकों को अपना कवच बनाकर दूसरे देश पे अटैक कर रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी गांव में एक क्रिमिनल रहता हो और वो किसी दूसरे गांव में क्राइम करके वापस अपने गांव में आ जाए, और जब पुलिस ढूंढने आए उस गांव में तो उस गांव के लोगों को अपना ढाल बना लेता है और उसको फ्रंट पे भेज देता है लड़ने के लिए उन पुलिस वालों से, ताकि वो बचा रहे। ये ठीक उसी तरीके से, और ये नए तरीके का वार टैक्टिस है। ये इसका खूब इस्तेमाल आजकल भारत में भी हो रहा है। कैसे कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, दूसरे के त्योहारों पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दे रहे हैं, दंगा फसाद करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और जब इसके रिटेलिएट में यानी कि इसके काउंटर अटैक हो रहा है तो वो खुद को विक्टिम कार्ड के रूप में प्रेजेंट करने लग रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, हम लोग तो विक्टिम हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, पहले आपको हम आके अटैक करके उकसा देते हैं और जब आप वापस अटैक करेंगे, काउंटर अटैक, तो फिर हम लोग हाय हाय चिल्लाने लगेंगे और विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। वापस अपने टॉपिक की बात करें तो हमास के आतंकवादी एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं इजराइल के ऊपर, जिसके अंदर 1400 इजरायली मारे जाते हैं और बहुत से इजरायलियों को गाजा में हॉस्टेज के रूप में रख लिया जाता है। और एक वीडियो जो आपके सामने आया था वो मरी हुई लड़की का, वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गया था कि कैसे एक मरे हुए को भी लोग नहीं छोड़ रहे थे। और जब इस पर काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से हुआ तो उसमें 3700 पैलेस्टीन मारे गए, और ये नंबर करंटली और बढ़ चुका है। पर आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आए दिन मीडिया में सभी को दिखाया जा रहा है और सभी इसके बारे में जान रहे हैं। हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो किसी को नहीं मालूम है कि आखिर ये वार हो क्यों रहा है, इस वार का मुख्य कारण क्या है, कब ये वार स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ये इलाका ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, और जब ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वार फर्स्ट में डिफीट कर दिया गया तो ये इलाका ब्रिटेन के हाथों में चला गया, यानी कि ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इस इलाके। उस टाइम यहाँ पे ज्यूइश लोग भी रहते थे, अरबी लोग भी रहते थे और कुछ लोकल ग्रुप रहा करते थे। और शुरू से ही ज्यूइश लोगों का ये डिमांड था कि उनके लिए एक होमलैंड हो, यानी कि कोई ऐसा लैंड हो जहाँ पे वो सेफ फील कर सके, जिसका टास्क ब्रिटेन के लोगों को दिया गया। 1917 में एक डिक्लेरेशन पारित होता है ब्रिटेन में, जिसका नाम था बेलफर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि ज्यूइश पीपल के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, और इस डिक्लेरेशन को लीग ऑफ नेशन के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। आपको बता दें कि लीग ऑफ नेशन जो आज के प्रेजेंट डे यूएन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, उसी का पुराना रूप। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ज्यूइश लोगों का इतिहास बहुत पुराना है। आपको मालूम होगा कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, क्रिश्चियन लोगों के जो मेन डाइटी हैं, वो ज्यूइश फैमिली में ही पैदा हुए थे, और उनका जन्म आज से 2000 साल पहले जेरूसलम से 10 किलोमीटर दूर लगभग बैथलम में हुआ था। यानी कि ज्यूइश लोग वहाँ पे बहुत हजार साल पहले से रह रहे हैं और उनका इतिहास बहुत पुराना है, और उनका यही डिमांड था कि उनके लिए एक सेफ होमलैंड हो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ज्यूस लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ है, वो जहाँ भी गए हैं, और अभी हिटलर का अत्याचार उन पे होना बाकी था। दोस्तों ये ठीक वैसे ही है जैसे आज से कुछ वर्ष या कुछ हजार वर्ष पहले जाएंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और
अफगानिस्तान में भी हिंदू रहा करते थे, पर आज के टाइम में वहाँ पे ना के बराबर हिंदू हैं। अब सब कोई हिंदू की तरह तो सहनशील होता नहीं है कि वो अपने होमलैंड को छोड़ के भागा है, इसलिए ज्यूज लोगों ने हमेशा ही अपने लिए एक सेफ होमलैंड का डिमांड रखा। इसी बीच वर्ल्ड वार 2 का खतरा फिर से यूरोप में मंडराने लगा। हिटलर का राइज होने लगा और हिटलर ने तो लगभग 70 लाख ज्यूज लोगों को मार दिया। यानी कि 70 लाख, आप समझ सकते हैं कि कोई कम्युनिटी अगर छोटा है उसमें से 70 लाख लोगों को मार दिया जाए तो उस कम्युनिटी का क्या हाल होगा। और जो बचे कुछ थे वो यूरोप से भागने लगे और जो भाग कर अमेरिका गए और पैलेस्टीन आए, जिसके कारण पैलेस्टीन का डेमोग्राफी, पहले यहाँ पे ज्यूज थे लेकिन थोड़े मात्रा में थे, वो बढ़ने लगा। यानी कि ज्यूज की संख्या बढ़ने लगी और अब ज्यूज पीपल और अरबी पीपल के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसे देखते हुए 1947 में यूएन में वोटिंग होता है और पैलेस्टीन को 2 स्टेट में डिवाइड किया जाता है, जिसे अरबी साइड से यानी कि अरब में रहने वाले लोगों के द्वारा बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। थक हार कर 1948 में ज्यूज लीडर ही खुद से ही इस पूरे इलाके को स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर कर देते हैं और जैसे ही ये डिक्लेयर होता है तुरंत 5 अरबी कंट्री इस पे अटैक करते हैं। लेकिन इजराइल, आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपने आप को डेवलप कर चुके थे, उन 5 कंट्रियों को एक बार में हरा दिया और बहुत सारे हिस्सों पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल आजमा लिया। और इस लड़ाई में जो पैलेस्तीन वहाँ पे अभी रह रहे थे उनको भी वहाँ से भागना पड़ा। बचे हुए कुछ हिस्सों को जॉर्डन अक्वायर कर लेता है वेस्ट बैंक के रूप में, इजिप्ट अक्वायर कर लेता है गाजा के रूप में, जिसे बाद में 1967 में इजराइल फिर से अटैक कर अपने अंडर ले लेता है। और चूंकि यहाँ पे कोई शांति का एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है तो ये लड़ाई उस टाइम से लेकर अभी तक कंटिन्यू चला रहा है कि कौन किसका कितना हिस्सा है। और ये लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि जो पैलेस्टीन वहाँ से भागे थे वो गाजा और वेस्ट बैंक में एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं, तो उन लोगों का क्या वो लोग वापस से अपने जगह आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो अब तो ये फ्यूचर में डिसाइड होगा, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये बिल्कुल ही डिसाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है। और करेंटली इन दोनों में लड़ाई इतना बढ़ चुका है कि मौत का आंकड़ा अगर काउंट किया जाए तो ये खत्म नहीं होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक इंडिया के एक ऐसी क्वीन के अबाउट में है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जिसका लेगेसी इतना था जिसके डर से मोहम्मद गोरी को दुम दबाकर भागना पड़ा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल का एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।